नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम अपने हाई फाई कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर वनडे एग्ज़ामिनेशन एवं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। इस पर पूर्व में परसेंटेज और लाभ हानि का चैप्टर अपलोड है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश लेकर के आए हैं और इसी को हम लोग देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती है। यानी कि इसमें प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, सही है। प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, ये भी सही है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, ये गलत है। यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर हो जाएगा ग। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी पदार्थ, डार्क पेपर। यानी कि जिससे होकर प्रकाश का छोटा सा भाग पार करता है उसे हम लोग कहते हैं पारभासी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है, आपतन कौन होता है? यानी कि आपतन कौन होता है? आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण सतह के बीच का कोण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, आपतन कोण कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 3 का आंसर हो जाएगा ग। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। यानी कि दोस्तों हम लोग को क्या करना है कि परावर्तन कोण का मान बताना है। जब हम लोग समतल दर्पण पर एक आपतित किरण डालते थे तो हम लोगों को याद होगा दोस्तों कि वो 0 डिग्री पर ही लौट जा रहा था, क्योंकि जो भी रेखा सामने 90 डिग्री पर पड़ रहा था उसी रेखा से वापस लौट जा रहा था। यानी कि 0 डिग्री का कोण होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? कहते हैं 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर अनंत। यानी कि 2 समांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा। यानी कि हम लोगों का पूछ रहा है कि विचलन कोण क्या होगा? 0 डिग्री, विचलन कोण क्या होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों 180 डिग्री, यानी कि ग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है
कि यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड से चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगी। यानी कि कहने का अर्थ है मित्रों कि यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब दर्पण की ओर उससे दुगुनी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 मीटर प्रति सेकंड या ऑप्शन नंबर 16। तो 2 गुनी हो जाती है मित्रों। तो 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही है तो हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, यानी किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान कितना होता है। नंबर ऑप्शन 1 0, 0 एवं अनंत के बीच, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान अनंत होता है, क्योंकि समतल दर्पण किसी गोलीय भाग का गोला नहीं होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है दोस्तों। कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को क्या कहते हैं। नंबर 1 फोकस दूरी, नंबर 2 वक्रता त्रिज्या, नंबर 3 वक्रता व्यास, इनमें से कोई नहीं, यानी कि हम लोग कहते हैं उसको वक्रता त्रिज्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो याद होगा दोस्तों हम लोग निकाले थे क्या, वो दर्पण सूत्र पर इसको निकाले थे हम लोग। तो क्या होगा इसका 6.5 cm, 12.5 cm, 25.0 cm, 50.0 cm, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 25.0 cm, यानी 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। कहता है क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कहता है कि किसी समतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 cm हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। यानी ऑप्शन नंबर 1 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 75 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 2 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1 कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1 गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, ये सत्य है। या वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ये सही है। या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r उसका फोकस दूरी f की आधी होती है, ये सही है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। तो हम लोगों का ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों ग नंबर। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। नंबर 1 जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है।
या अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नंबर 4 है कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर ग, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण नंबर 1 दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी। नंबर 2 दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। नंबर 3 पूर्व पथ पर लौट जाएगी। नंबर 4 मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, पूर्व पथ पर लौट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दोस्तों ख, कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मित्रों, कहता है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं किस दर्पण द्वारा हम लोगों को आभासी प्रतिबिंब मिल रहा था। जब हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समतल दर्पण द्वारा, नंबर 1। चलिए हम लोग दोस्तों निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। इनमें से किसी के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, सबों के द्वारा मिल सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ख, अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। कहता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी नंबर 1 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा। नंबर 2 अवतल दर्पण से। नंबर 3 समतल और अवतल दर्पण दोनों से। नंबर 4 उत्तल दर्पण से। तो हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि नंबर 4 उत्तल दर्पण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। तो हम लोग देखते हैं दर्पण से के बिल्कुल पास, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर। तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि ये जो बनता है वक्रता केंद्र, यानी कि ख नंबर। कहता है नंबर 20 कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त हो सकता है। वस्तु से बड़ा और आभासी भी कह रहा है। तो नंबर 1 अवतल दर्पण से, नंबर 2 उत्तल दर्पण से, नंबर 3 समतल दर्पण से, या इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण से प्राप्त हो रहा था दोस्तों। 20 का हो जाएगा क, अवतल दर्पण के द्वारा। यानी 21 नंबर की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है क्या। केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों क और ख, दोनों में से कोई नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इनमें से हो जाएगा ग, यानी क और ख दोनों, केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा
दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इनका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा तो कैसे बनेगा, आभासी और बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। कहता है 23 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, वास्तविक, आकार में बड़ा, उल्टा। तो हम लोग जानते हैं कि इससे जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। एक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। जय हिंद दोस्तों।